नमस्कार दोस्तों। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक जो भूगोल है उसके बारे में अभी तक हमने पढ़ा। अब मैं उचित अकेडमी में एक नया टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। वो है जनजातियाँ। मतलब मध्य प्रदेश में बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे गोंड जनजाति हो गई, भील जनजाति हो गई, सहरिया हो गई, बैगा हो गई, कोरकू हो गई, भरिया हो गई, कोल हो गई, है ना। इस तरह की बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं और बेसिकली मध्य प्रदेश में जनजातियों को शहर मतलब राज्य भी कहा जाता है। तो इन सब जनजातियों में किस तरह से प्रश्न बनते हैं और किस तरह से आपको लिखना है, तो हम इन सभी पे जो है चर्चा करेंगे। तो आज जो है ये वीडियो का पहला भाग है और इस भाग में हम गोंड जनजाति के बारे में जो है चर्चा करेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये प्री मेंस के साथ साथ प्री के लिए भी है और व्यापम के जितने एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत कारगर है। चलिए ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए आपने इसको जो है आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन बिंदुओं के आधार पर ये जो बिंदु जो है यहाँ, मतलब गोंड जनजाति की जो निम्न बिंदु यानी ये बिंदु यानी भौगोलिक हो गई, शारीरिक हो गई, वेशभूषा, पहनावा, रहन सहन, यानी जो मैंने 10 से 11 जो पॉइंट्स लिए हैं किसी भी जनजाति को बताने के लिए, उसके बारे में समझने के लिए, ये सारे पॉइंट्स जो है ये काफ़ी हैं, सफिशेंट हैं। ठीक है। अब इसमें जो है हम देखते हैं कि पूछा कैसे जाता है। ये जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं ये पिछले 25 से 30 साल के जो पेपर हैं ये उन्हीं में से आए हुए पॉइंट्स को मैंने लिए हैं, जो कि मैंने उनको बताया है। ठीक है। तो इसमें आप जब आप देखेंगे कि जैसे ये भौगोलिक वितरण, शारीरिक विशेषताएं, पहनावा और रहन सहन, ये जो 4 पॉइंट्स है पूछा गया है। ठीक है। ये 4 पॉइंट्स पूछे गए हैं, शुरू के 4 पॉइंट्स पूछे गए हैं, फिर लास्ट के 4 पॉइंट्स। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रश्न पूछा जाता है इन्हीं में से कुछ पॉइंट्स उठा लिए जाते हैं और उसको बोला जाता है कि आप ये गोंड जनजाति, भील जनजाति के बारे में बताएं। तो मैंने क्या किया है कि सारे जो भी मतलब इसके पॉइंट्स, मैंने सारे पॉइंट्स को इसमें बताया गया है कि अगर कोई सा भी पॉइंट्स आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल भी जो है मिस नहीं होना चाहिए। जैसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इनकी शारीरिक विशेषताएं बताना है, भौगोलिक वितरण बताना है, आर्थिक विशेषताएं बताना है और सांस्कृतिक विशेषताएं बताना है। कहीं कहीं सामाजिक विशेषताएं भी पूछा जाता है। सामाजिक में क्या आ जाएगा, उनकी विवाह पद्धति आ जाएगी। ठीक है। विशिष्ट जो नृत्य है वो आ जाएगा और खान पान दिया जाएगा। ये उसकी सामाजिक है पद्धतियाँ हैं। ठीक है। चलिए हम एक एक करके इनको जो है आपके सामने इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है उनका क्या है, भौगोलिक वितरण, यानी वो रहते कहाँ हैं, कहाँ निवास करते हैं, कौन गोंड जनजाति का भौगोलिक वितरण क्या है। ये पेपर में हर साल प्री में हो चाहे मेंस में हो, ये मतलब ये पॉइंट रहता ही रहता है। प्री में पूछा जाता है गोंड जनजाति निम्नलिखित क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। तो उसी प्रकार जो है इसमें हम बता सकते हैं कि गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में निवास करती है। ठीक है। लेकिन जो इनका मूल निवास क्या है, इनका जो मूल निवास है वो नर्मदा नदी जहाँ जहाँ बहती है उसके दोनों किनारों साइड पे ये अधिकतर इनकी बसावट है, यानी अधिकतर ये इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो नर्मदा नदी कहाँ, ये है बैतूल छिंदवाड़ा, यहाँ बहती नहीं लेकिन यहाँ भी थोड़ा क्या है इनकी संख्या है। होशंगाबाद हो गया, बालाघाट हो गया, शहडोल हो गया, मंडला हो गया, सागर हो गया, बैतूल, छिंदवाड़ा, ये इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। लेकिन जिनका मूल निवास कहाँ है, ये मैंने ये जिले बताए हैं कि यहाँ भी ये पाई जाती हैं, लेकिन इनका जो मेन ये रहती हैं ये नर्मदा नदी के दोनों किनारों तथा विंध्य पर्वत सतपुड़ा क्षेत्रों में इनकी बसावट है। ठीक है। तो ये आपको अगर लिखने के लिए आएगा तो आप ये 2 शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, 2 लाइनों में। कौन सा, कि ये अधिकतर जो इनका निवास है बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, मंडला, बालाघाट, सागर। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है ये नर्मदा नदी के दोनों किनारों, मतलब नर्मदा जो नदी है इसके इस पार भी उस पार भी ये दोनों किनारों में इनकी ये अच्छी खासी बसावट है। साथ में विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत क्षेत्रों में भी इनकी बसावट है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी शारीरिक विशेषताएं क्या है। ठीक है। इनकी शारीरिक विशेषताएं क्या है, इनकी बनावट कैसी है। तो गोंड जनजाति के जो शारीरिक विशेषताएं हैं, शारीरिक एवं कठोर संतुलन है, यानी
कहने का मतलब ये है कि ये न बहुत ज़्यादा लंबे हैं, न बहुत ज़्यादा ये छोटे होते हैं, मिडिल के होते हैं। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं एक 5, 6, 5, 5, 5, 4, ये जो इस साइज़ की जो हाइट होती है ये उस टाइप के होते हैं। इसके बाद जो इनकी जो त्वचा होती है एवं बालों का रंग काला होता है। कैसा होता है? बालों का त्वचा यानी चमड़ी जो है, इनकी स्किन जो है वो, और बालों का रंग काला होता है। दाढ़ी या मूंछों में बालों की संख्या कम होती है। ठीक है, नाक बड़ी और चपटी और फैली होती है ना, मोटी मोटी नाक और फैली हुई है, इस टाइप की जो है इनकी नाक होती है। ये इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं। पहला हमने देखा भौगोलिक इस विवरण, यानी कहाँ रहते हैं। गोंड जनजाति नर्मदा नदी के दोनों किनारों साइड पाए जाते हैं। बिंद सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में बसावट। ठीक है, पर अगर जिले पूछें तो जिले कौन कौन से हैं? मंडला, सागर, शहडोल, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल। ठीक, सारी विशेषताएं मैंने बता दी आपको। अब इसमें अगला है ये पहनावा यानी वेशभूषा। ये पहनते कैसे, इनकी वेशभूषा क्या है? गोंड ज़्यादातर जो है कमर के नीचे वस्त्र पहनते हैं। आप जब इनकी फोटो भी देखेंगे तो ये कमर के नीचे, ऊपर अधिकतर ये बिना कपड़े के ही रहते हैं। ठीक है, ये पुरुष। और अब ये क्या है, अब जैसे जैसे थोड़ा समय में बदलाव आ रहा है, अब ये जो है थोड़ा आधुनिक वस्त्रों का भी प्रयोग करने लगे हैं। स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों में आभूषण और गुदना गुदवाने का अत्यधिक प्रचलन है। आभूषण क्योंकि जनजातियों का एक अपना एक अलग आभूषण है। आपने देखा होगा पैरों में मोटे मोटे कड़े, हाथ में। ठीक है, अब गुदना क्या होता है? गुदना की बात करें तो गुदना एक प्रकार का आज का वर्तमान प्रदेश में वो जो टैटू बनवाते हैं वो गुदना हुआ करता था। गुदना में वहाँ क्या होता था, उनकी एक अलग ही परंपरा, वहाँ नाम लिखवाना, यहाँ तक कि कुछ लोग को एड्रेस भी रहता था। नाम लिखवाते हैं, अपने पति का नाम लिखवाते थे और उसमें एक प्रकार की कलाकृतियाँ बनवाते थे, मतलब चित्र बनवाते थे जो जनजातियों की प्रचलित है। ठीक है, तो वो होता है गुदना। इसके अलावा जो स्त्रियां हैं पीतल, मोती, मूंगा के आभूषण भी पहनती हैं गोंड जनजाति की। ठीक है, तो सिंपल सा है, गोंड ज़्यादातर कपड़े नीचे, कमर के नीचे कपड़े पहनते हैं और आजकल आधुनिक वस्त्र पहनने लगे हैं। और स्त्रियां आभूषण गुदना का अत्यधिक प्रचलन है या प्रचलित है। पीतल, मोती और मूंगा आभूषण ये प्रचलित है। ठीक है, तो ये लिखना है पहनावा में। ठीक है, इसके बाद रहन सहन। तो रहन सहन की बात करें तो गोंड अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती है। तो जो इनका घर होता है, ठीक है, मैं घर की बात कर रहा हूँ, जो दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं ये इनका जो घर है झोपड़ियों में रहते हैं। और झोपड़ियों का निर्माण कैसे होता है? घास फूस, बांस और मिट्टी का प्रयोग करते हैं झोपड़ियों का निर्माण करने में। ठीक है, गोंड शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनके भोजन में सामान्यतः मोटे अनाज और कंदमूल शामिल होते हैं। ठीक है, अब ये मोटे अनाज और कंदमूल ये क्यों शामिल होते हैं? क्योंकि रहते इस क्षेत्र में है जहाँ ये सब यही चीज़ें पाई जाती हैं। मोटे अनाजों से बना पेय पदार्थ यानी जो पीने वाला पदार्थ होता है जिसे पेज कहते हैं, ये पेज, जिसे पेज कहते हैं, वो इनको इनको अत्यधिक प्रिय है, यानी सबसे ज़्यादा इनको पेज पदार्थ प्रिय है। ठीक है, गोंडों में अतिथि सत्कार का विशेष महत्व है। अतिथि सत्कार क्या होता है? मतलब अगर कोई गेस्ट आता है तो ये इनको बहुत मतलब इनका बहुत महत्व है। इनकी नज़रों में मतलब अतिथि भगवानों के समान होते हैं, विशेष महत्व है इन लोगों का। ठीक है, तो ये इनका विशेष महत्व है। अब इसी कड़ी में चलिए हम बात करते हैं, अगला जो है व्यवसाय या आर्थिक विशेषताएं, यानी अभी करते क्या है। तो गोंड जो है वर्तमान में स्थायी कृषि या झूम कृषि करने लगे हैं। ठीक है, ये लोग कृषि बेसिकली कृषि करते हैं। अब झूम कृषि क्या होती है? क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जंगलों में या दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो वहाँ तो जंगल ही रहता है। तो वहाँ की जो लकड़ियाँ हैं या वहाँ के पेड़ हैं उनको काट देते हैं और फिर वहाँ पर कृषि करते हैं, उसे झूम कृषि कहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ लघु वनोपज संग्रह, मुर्गी पालन, पशुपालन और मजदूरी जो है ये लोग भी की आजीविका का साधन है, यानी इसका भी प्रयोग जीवन निर्वाह करने के लिए इसका भी प्रयोग ये करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं विवाह पद्धति। इनकी विवाह किस तरह से होता है? गोंड जनजाति में संयुक्त परिवार के साथ एकल परिवार का भी प्रचलन है। मतलब ये लोग संयुक्त यानी पूरी फैमिली के साथ साथ एकल परिवार भी रहते हैं। इनमें 3 प्रकार के विवाह होते हैं: पटौनी विवाह, चढ़ विवाह और लमसेना विवाह। लमसेना विवाह।
अब लमसेना विवाह क्या होता है? लमसेना विवाह के अंतर्गत क्या होता है कि जो लड़का होता है, लड़का जो है अपने जाके ससुराल में रहता है। इस विवाह के अंतर्गत क्या होता है, ये कहाँ जाता रहता है, ये रहता है अपनी ससुराल में, ठीक है, वहाँ जाके रहता है। इसे बोलते हैं ये लमसेना विवाह। इसके अलावा पठौनी विवाह, पठौनी एक प्रकार की क्या होता है कि कुछ देना है ना, कुछ लेके, मतलब ससुराल से कुछ लड़की लेके आए, ठीक है, इस टाइप का ये पठौनी विवाह होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, पूर्ण जनजातियों में एक प्रथा होती है दूध लौटावा प्रथा, है ना, बहुत बार पूछा गया है, प्री में तो अक्सर ही पूछा ही जाता है ये। इसके अलावा जो भी और एग्जाम होते हैं उसमें ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है कि इसे देना ही है कि निम्नलिखित किन जनजातियों में दूध लौटावा प्रथा प्रचलित है? गोंड, भील, बैगा ये और सहरिया, ऐसे 4 ऑप्शन दे देते हैं, उनमें से ये जो है। तो दूध लौटावा का मतलब होता है कि मामा बुआ की लड़की में विवाह का श्रेष्ठ माना जाता है। अब दूध लौटावा का क्या मतलब होता है, देखो मामा और बुआ ये क्या हो गए, एक ही दूध के हो गए, है ना, ध्यान से समझिएगा, ये दोनों क्या है, एक ही मामा और बुआ एक ही दूध के हो गए, यानी इनकी इनकी और इनसे इनकी शादी होना बच्चों की, यानी एक प्रकार का दूध लौटावा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसमें जो बताया गया है ये एकदम बिल्कुल उसी को चरितार्थ कर रहा है, बता रहा है। तो मामा बुआ की लड़की की शादी श्रेष्ठ माना जाता है। इसी प्रथा को लोग क्या बोलते हैं, दूध लौटावा बोलते हैं। इसके बाद जो है विशिष्ट त्यौहार, मतलब ये लोग कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने हेडिंग ली है, ये पिछले आप आंसर पेपर देखेंगे उनमें ये पॉइंट लेके बताया गया है। इनके आधारों पर पूर्ण जनजाति की जो है विशेषताएं बताइए, ये उनके बारे में बताइए। तो गौड़ कला प्रिय संपन्न जाति है, ठीक है, इसमें बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे उनके अपने हैं, जैसे हरिदीली, नवाखानी, मेघनाथ। पूछा गया है बहुत बार कौन सी जनजाति मेघनाथ का पूजा करती है, त्यौहार मनाती, तो वो है गौड़ जनजाति, ठीक है। जावरा मड़ई ये त्यौहार जो है मनाते हैं। इसके अलावा फसल कटाई के अवसर पर भी ये लोग जो है त्यौहार मनाते हैं फसल कटाई पे, जैसे अपने यहाँ पंजाब में देखेंगे या साउथ में देखेंगे पोंगल, ये सब जो है ये सब मनाते हैं। तो इसी प्रकार इनके अपना जो है ये त्यौहार है, ये लोग ये इस तरह से मनाते हैं। इसके अलावा जो है दशहरा, दिवाली, होली भी ये त्यौहार मनाने लगे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो जनजातियां हैं इनकी अपनी एक विशिष्ट त्यौहार, इनकी रहने की एक विशिष्ट पद्धति होती है, ठीक है। तो इसका चलिए अगला पॉइंट जो है आप देते हैं प्रमुख नृत्य। अब ये नृत्य कौन से करते हैं, ये नृत्य तो अक्सर प्री में पूछा ही जाता है। इसके अलावा जो है जब भी मेंस आता है, मेंस में लिखने के लिए तो नृत्य जो है उसमें लिखना ही पड़ता है, क्योंकि इनके नृत्य एक अलग ही नृत्य होता है। जो अभी हम देखते हैं फिल्मों में उस टाइप का नृत्य नहीं होता, इनका नृत्य अपनी एक अलग विशिष्ट शैली है, उसके तहत ये लोग जो है जनजातीय नृत्य करते हैं। अधिकतर कभी कभी इनके फंक्शन भी होते हैं, तो फंक्शन में जनजातीय नृत्य को दिखाया जाता है, जो कि बहुत सुंदर होता है। और क्योंकि ये आम लोगों से नया होता है इसलिए बहुत ही सुंदर लगता है। और इसके अलावा इनके जो वस्त्र होते हैं, जिस तरह पहन के ये ग्रुप में डांस करते हैं, ये एक अद्भुत होता है, ठीक है। तो इसी कड़ी में चलिए देखते हैं हम। तो इनकी सैला नृत्य, करवा नृत्य, दीवानी, सजनी, बिरसा, सुआ और बढ़ौनी, इस कहरवा। तो ये सैला, कर्मा, दीवानी, सजनी, बिरसा और सुआ, ये 4-5 नृत्य बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये 4-5 नृत्य अक्सर प्री में और मेंस में जो है आपको लिखना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये इस तरह से इनके 5-6 नृत्य हैं। आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो जैसे ये सैला नृत्य हो गया, कर्मा नृत्य हो गया, दीवानी नृत्य हो गया, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि ये सारे नृत्य जो है ये अधिकतर नृत्य ये अपने ग्रुप में करते हैं। ग्रुप में मतलब ये स्त्रियां, इसमें से कुछ नृत्य तो स्त्रियां स्वयं करती हैं, इसके अलावा ये स्त्री और पुरुष दोनों नृत्य ये करते हैं। जो अगला पॉइंट है वो पॉइंट है सांस्कृतिक विशेषताएं। सांस्कृतिक विशेषताएं मतलब इसमें ये इसके अंतर्गत जो है ये किसकी पूजा करते हैं, ठीक है। और इनमें जो है अक्सर झाड़ का भी इसमें ये लोग करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि गौड़ जनजातियाँ जो है इनकी देवता जो है वो बूढ़ा देव, ठाकुर देव और दूल्हा देव, ठीक है। ये प्राकृतिक की भी पूजा करते हैं, ये नाग और पीपल की
पूजा करते हैं। अब ये क्या है, हिंदू धर्म के संपर्क में आने से जो वर्तमान में काली, शिव और हनुमान जी, इनकी भी जो है ये पूजा करने लगे हैं। गौड़ जनजातियों में जो है धार्मिक विश्वास में टोटम का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ये हो गई इनकी विशेषताएं। अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो गौड़ जनजाति की जो उत्पत्ति है कोड़ शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है पर्वत गौड़। ठीक है, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह के हैं। इनमें एक और लिखा गया है उपजातियाँ, जो लास्ट पॉइंट है उपजातियाँ। इनमें उपजातियाँ कौन कौन सी हैं? उपजातियाँ हैं अकरियाँ, परिधान, सोलाहास और नागर्ज, ये इनकी उपजातियाँ हैं। तो इस तरह से जो है ये सारे 11 पॉइंट जो है कंप्लीट होते हैं। अब जो है अभी जो हम ये जनजातियाँ पढ़ रहे हैं, गौड़ जनजाति वाले जो अभी मैंने बताया, इसी प्रकार इन्हीं बिंदुओं के आधार पर और जितनी और जनजातियाँ हैं उनको भी जो है बताया जाएगा। तो मैं एक बार फिर से इन जनजातियों को एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जिससे कि मेंस में आपको लिखने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और आप विश्वास मानिए, इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर आप किसी भी जनजाति को लिखेंगे। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए किसी के बारे में जानना है तो सबसे पहले जानना होगा वो रहता कहाँ है, वो दिखता कैसे है, पहनता कैसे है, खान पान क्या है, करता क्या है, उनके वो त्यौहार कौन से मनाता है, ठीक है, नृत्य कौन से करता है। ठीक है, यही पद्धतियाँ हैं जो उसके बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहला जो है भौगोलिक कहाँ रहता है, तो आपको बताना है ये नर्मदा दोनों किनारे साइड बिंदु बराबर सतपुड़ा क्षेत्र में इनकी बसावट है। ठीक है, और जिसके अंतर्गत बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, शहडोल, सागर जिले सम्मिलित हैं। शारीरिक विशेषताएं क्या हैं? शारीरिक शरीर सुगठित होता है, गठन सुगठित है। ठीक है, त्वचा बालों का रंग काला होता है, दाढ़ी मूंछ में बालों की संख्या कम होती है, नाक बड़ी चौड़ी और फैली होती है। नाक बड़ी चपटी और फैली होती है ना। नाक जो है एक ही शब्द एक ही है, नाक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। नाक जो है बड़ी, फैली और चपटी होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त पहनते क्या हैं? तो गुण क्या है? आप अक्सर कमर के नीचे पहनते हैं वस्त्र, और आजकल आधुनिक वस्त्र का उपयोग करने लगे हैं। स्त्रियाँ क्या करती हैं? आभूषण गुदना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जनजातियों में गुदना और आभूषण का मतलब महत्व है ही है, सारी जनजातियाँ पहनती हैं, इसलिए जो है आपको लिखने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा पीतल, मोती, मूंगा, ये विशेष आभूषण है जो ये जनजाति मतलब गौड़ जनजाति पहनती है। अब रहन सहन क्या है? तो सारी जनजातियाँ मतलब मैक्सिमम जनजाति कहाँ रहती है? दुर्गम क्षेत्रों में रहती हैं। तो और इनके पक्के मकान तो होंगे नहीं वहाँ पे, यानी झोंपड़ियों में रहती हैं। तो बने किससे होते हैं? घास फूस, बांस एवं मिट्टी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जनजाति गौड़ इसका उपयोग करती है। लेकिन और कुछ जनजातियाँ होंगी उपयोग यही करेंगे, लेकिन कुछ खपड़ेल का उपयोग करती हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर जो है रहता है। मैं अभी जनजातियों के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी जनजातियों के बारे में उनकी विशेषताएं बताऊंगा कि जनजातियों की विशेषता क्या है और जनजातियों की समस्या क्या है। ठीक है, सारी चीज़ों की जो है चर्चा होगी, इनकी विशेषताएं और आखिर ये जनजातियाँ इतनी मतलब इनकी संकटग्रस्त क्यों होती जा रही है, इन सब पे चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है इन्हें खान पान की बात करें तो जनजातियाँ जो हैं खान पान शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाते हैं। लेकिन मोटे अनाज, अब मोटे अनाज कौन से होते हैं? मक्का, ज्वार, बाजरा और कंदमूल, इनका जो फेवरेट होता है। ठीक है, और इन्हीं से बना हुआ पदार्थ जो है पेय पदार्थ, जो पीने वाला पदार्थ होता है, वो लोग बनाते हैं। तो और इनकी विशेषता एक सबसे खास ये है कि इन गौड़ों में जो है अतिथि सत्कार का विशेष महत्व है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे आर्थिक व्यवसाय कृषि करते हैं, और इसके अलावा सारी मतलब कुछ जो है जनजातियाँ कृषि करती हैं। इसके अलावा लघु वनों का संग्रह, मुर्गी पालन, पशुपालन, ठीक है, मजदूरी, ये इनका जीविका का साधन है। ये वाले जीविका का साधन आपको हर जनजाति में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अक्सर जनजातियाँ करती हैं। ठीक है, ये विवाह पद्धति अलग अलग पद्धतियाँ हैं। ठीक है, जैसे इसमें संयुक्त परिवार सब एक में भी रहते हैं, और इनमें बेसिकली विवाह प्रसिद्ध है लमसेना विवाह, मतलब इसमें होता है। ठीक है, इसके अलावा पठौनी विवाह, चढ़ विवाह और लमसेना विवाह, ये इतने विवाह इसमें होते हैं। और लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दूध लौटावा प्रथा, यानी मामा बुआ की लड़की के साथ ये
विवाह। ये आप बस एक ही दो लाइन में लिखेंगे आप लोग। इसके अलावा विशिष्ट त्यौहार, तो त्यौहार में जो है अनेक त्यौहार इनकी अपनी, जैसे हरदिली, नवाखानी, मेघनाथ, जावरा, मड़ई, ये इनकी जो है त्यौहार जो फसल जो है अक्सर जो है फसल कटाई समय मनाते हैं। इसके अलावा दिवाली, दशहरा त्यौहार ये जो है मनाया जाता है। इनके प्रमुख नृत्य कौन से हैं? सैला, कर्मा, दीवानी, सजनी, सुआ, बड़ौनी, कहरवा, ये इनके जो है प्रमुख नृत्य हैं। आप लोग एक एक दो बार पढ़ेंगे, इसको बाकायदे नोट्स बना के लिखेंगे, अपने आप ही याद हो जाएगा। सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है? गोड़ जनजाति जो है प्रमुख देवता बूढ़ा देव, ठाकुर देव, दूल्हा देव है। ठीक है, ये प्राकृतिक प्रिय जनजाति है, इनको प्राकृतिक से बहुत लगाव है। नाग और पीपल की भी पूजा करते हैं ये लोग, और हिंदू धर्म का प्रभाव आने के कारण ये शिव, पार्वती, काली, हनुमान जी, इनकी भी ये पूजा करती हैं। गौड़ जनजाति में धार्मिक विश्वास में टोटम का विशेष महत्व है। ठीक है, टोटम का हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, टोटम का विशेष महत्व है। अब इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? उत्पत्ति कोड़ शब्द से, जिसका अर्थ होता है पर्वत गुण। प्रोटो अस्ट्रोलाइट प्रजाति समूह संबंधित है। और सबसे आखिरी पॉइंट है कि इनकी उपजातियां कौन कौन सी है? तो अगरिया, प्रधान, सोलहास, नागरिची, ये इनकी उपजातियां हैं। दोस्तों, मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि इन्हीं पॉइंटों के आधार पर ही आपको लिखने को आएगा। ठीक है, इन्हीं में से कुछ पॉइंट लिख के आपको दे दिया जाएगा। अगर 200 शब्दों में लिखने को आएगा तो ये आपको 11 के 11 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, और यदि आपको 50 शब्दों में लिखने को आएगा तो आपको इसमें से वो लोग बताएंगे। तो जैसे 50 शब्दों में लिखने को आएगा तो उनकी, तो आपको कौन कौन से लिखना है? अगर 50 शब्दों में लिखने को आया तो आपको सबसे पहले तो भौगोलिक निवास स्थान बताना है। ठीक है, इसके अलावा बात क्या बताना है? उनकी आर्थिक व्यवस्था बताना है, सांस्कृतिक विशेषताएं बताना है, एक सामाजिक, सामाजिक के अंतर्गत आएगा पहनावा, संस्कृति के अंतर्गत रहन सहन आएगा, विवाह पद्धति और उनका नृत्य। नृत्य तो सामाजिक संस्कृति में आप कर देंगे, लेकिन विशिष्ट त्यौहार, विवाह और रहन सहन ये आ जाएगा सामाजिक पद्धति में। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये इसको लिखना है। अगर आप जब इसे कंप्लीट पढ़ लेंगे तो अगर प्री में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए, ये जनजातियों के समूह का ये पहला वीडियो है। इसके अलावा मैं और वीडियो बना के लाऊंगा। निरंतर देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपको इसमें समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए, नमस्कार।